ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। लगता है आम आदमी पार्टी के दिन अच्छे नहीं चल रहे। एक के बाद एक पार्टी के सामने नई नई मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के घर में बीजेपी ने डबल घुसपैठ कर दी है। पहले शुक्रवार को 7 सांसद पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के पास चले गए। 3 सांसदों ने तो कल ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर ली। अब शीश महल पार्ट 2 की शक्ल में एक और मुसीबत ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर एक नया शीश महल बनाने का आरोप लगाया। प्रवेश वर्मा ने कुछ तस्वीरें जारी की और बड़ा दावा किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने मुश्किलें इतनी भर नहीं हैं, बल्कि 3 राज्यों में पार्टी इस वक्त बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। जैसे दिल्ली में शीश महल पार्ट 2 के जरिए बीजेपी ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को घेरने की रणनीति बनाई है। दूसरा, पंजाब कोटे के 6 सांसदों ने बीजेपी के साथ जाकर पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। और तीसरा, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी बीजेपी के हाथों खेल बिगाड़ने का आरोप लगा रही है। अब सवाल है कि आम आदमी पार्टी एक साथ इतनी चुनौतियों से कैसे निपटेगी। इस बीच बीजेपी ने शीश महल पार्ट 2 के बहाने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। तो इन तस्वीरों के साथ दिल्ली की राजनीति में शीश महल सीरीज का सीजन 2 रिलीज हो गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने के लिए बीजेपी ने शीश महल पार्ट 2 के दरवाजे खोल दिए। बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कुछ तस्वीरें जारी की। दावा किया कि ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के 95 लोधी स्टेट आवास की हैं। इस आवास में एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने शिफ्ट किया है। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि इस आवास को आलीशान बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। घर का इंटीरियर ऐसा है जैसे गोवा के किसी 7 स्टार होटल का स्वीट रूम हो। बीजेपी ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उन पर स्टूडियो ग्रे का नाम है। दावा है कि इस कंपनी ने आवास का इंटीरियर डिजाइन किया है। तस्वीर में सर, पिता और बेटे के नाम से कमरों की तस्वीरें हैं। तीनों के अलग अलग टेबल, लाउंज और फर्नीचर की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। बीजेपी ने शीश महल पार्ट 2 को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रिलीज किया है। प्रवेश वर्मा ने धुरंधर और रहमान डकैत का जिक्र किया है। दिल्ली का रहमान डकैत, और आज उसी के रहमान डकैत का धुरंधर पिक्चर का जैसे सीक्वल आया था 2, वैसे ही शीश महल 2 ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भाजपा पूछना चाहती है कि जिस तरह पहले शीश महल में शराब ठेकेदारों का पैसा लगा और उनको फायदा पहुंचाया गया, इस नए शीश महल में किन कंपनियों का पैसा लगा, ये पैसा कहां से आया और कितना पैसा खर्च हुआ, और क्या इसके अंदर में जनता को घुसने की इजाजत होगी, वहां पर उनको देखने की इजाजत होगी। अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर यह बंगला आवंटित हुआ है, जिसे बीजेपी ने शीश महल पार्ट 2 का नाम दिया है। वैसे शीश महल शब्द दिल्ली की सियासत में तब दाखिल हुआ था जब मई 2023 में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैगस्टाफ रोड सिविल लाइंस के घर को शीश महल की संज्ञा दी थी। आवास पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाया था। तस्वीरें, वीडियो जारी कर भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। तब भी आम आदमी पार्टी ने आरोपों को झूठा और फर्जी बताया था। इस बार भी वो ऐसा ही कर रही है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी नेता आतिशी ने शीश महल पार्ट 2 के दावे को झूठा बताया है। पोस्ट में लिखा है कि ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के घर की नहीं, बल्कि Pinterest से डाउनलोड की गई हैं। कोई भी हल्की सी भी सर्च करेगा, Pinterest करके एक साइट है, उस पे ये पिक्चर्स अवेलेबल है। कोई भी हल्की सी भी सर्च करेगा, Pinterest करके एक साइट है, उस पे ये पिक्चर्स अवेलेबल है। आतिशी के अलावा पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया के सामने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया। तस्वीरों को बिल्कुल फर्जी बताते हुए चैलेंज दिया कि सीएम और दिल्ली के एलजी अपना घर जनता के लिए खोल दें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नाम है इनका आम आदमी पार्टी और काम है इनका राजा महाराजा के, तो इनका नाम आम आदमी पार्टी नहीं होना चाहिए, इनका नाम होना चाहिए आलीशान आदमी पार्टी। मैं 2 लाइन बोलकर और 4 सवाल पूछकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि सादगी का चोला पहनकर लूट का व्यापार किया,
2 कमरों का वादा था पर शीश महल तैयार किया। जनता मांगती रही हिसाब पानी और बिजली का, पर अपनी अय्याशी के लिए जनता के भरोसे का कत्ल सरेआम किया। प्रवेश वर्मा के द्वारा जारी की गई सारी फोटो पूरी तरीके से फर्जी है, झूठी है, बेबुनियाद है। झूठी तस्वीरें जारी करके, झूठा प्रचार करके आप अभी भी वही घिसे पिटे तरीके अपना रहे हैं। ये तो भारतीय झूठा पार्टी है ही है, इसका तो नाम ही है भारतीय झूठा पार्टी। दिल्ली चुनाव समाप्त हुए 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ और शीश महल पार्ट 2 बन के सामने आ गया और बड़ी आलीशान बना है, उसकी तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को इन तमाम विषयों पर चिंतन करना चाहिए। और केजरीवाल का क्या शायद सत्ता का जो सुख है उसके प्रति ज़्यादा उनकी एक लगाव है। अब ये पता करना चाहिए कि इतना सब जो आप बता रहे हैं इसका खर्चा किसने किया। अब शीश महल पार्ट 2 का दावा कर बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी को झूठा बताकर पलटवार कर रही है। इस बीच एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे ने इस बंगले के पास से एक रिपोर्ट भेजी है। मेरे पीछे ये वही बंगलो है जिसकी तस्वीरें आज प्रवेश वर्मा ने मीडिया के सामने जारी करते हुए बेहद गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस बंगलों में किस कंपनी का पैसा लग रहा है वो सार्वजनिक होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि आलीशान महलों में रहने की आदत अरविंद केजरीवाल को हो गई है, उन्हें दिल्ली और पंजाब की जनता का कोई ख्याल नहीं है। फिलहाल लगता यह है कि बीजेपी ने पूरी प्लानिंग के साथ आम आदमी पार्टी को घेरने का चक्रव्यूह रचा है। पार्टी में टूट से लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों तक चारों तरफ से एक साथ मोर्चा खोला है। तो एक घुसपैठ शीश महल पार्ट 2 के जरिए हुई है, दूसरी आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को तोड़कर अंजाम दी गई। आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट के बाद आरोप प्रत्यारोप की चिंगारियां उठ रही हैं। एक दूसरे पर हमले तेज किए जा रहे हैं। दिल्ली और पंजाब के साथ साथ गुजरात तक आम आदमी पार्टी चुनौतियों का सामना कर रही है। अब सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी का आगे क्या होगा, क्योंकि 10 महीने बाद पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं। पार्टी के जो 6 सांसद बीजेपी के साथ गए हैं वो पंजाब के कोटे से हैं। ऐसे में पंजाब में पार्टी का भविष्य क्या होगा, इसको समझना भी जरूरी है। आम आदमी पार्टी में बगावत के बाद दिल्ली से पंजाब तक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ पंजाब सरकार के मंत्री बलबीर सिंह दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। दूसरी तरफ पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। मान विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मिलेंगे। कांग्रेस भगवंत मान के दिल्ली दौरे को पंजाब में शिंदे पार्ट 2 रिपीट की स्क्रिप्ट बता रही है। कह रहे हैं ना, मैंने राष्ट्रपति भवन में जाना लेकर इनके एमएलएस को मैं चुनौती देना चाहता हूँ, सोच समझ कर इसके साथ जाना। ये ना वहां ही छोड़ा है आप सभी को। महाराष्ट्र का जहाज अभी लगा नहीं मोहाली में, जब लगेगा तो पहले एकनाथ शिंदे ये बनेगा और 2/3 मेजोरिटी चाहिए। सांसदों के बाद विधायकों को लेकर मची खलबली को आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर पंजाब तक खारिज कर रही है। हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। हम बिल्कुल हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी और हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ बिल्कुल डट के खड़े हैं। पार्टी थोड़ी स्प्लिट हुई है। आम आदमी पार्टी सरकार, भगवंत मान सरकार ने सारे वादे पूरे करे हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी तरह काम करते रहेंगे, दुगनी मेहनत करेंगे और भी बढ़िया जो हम पंजाब के लोगों की उम्मीद पे खरा उतरेंगे। पंजाब के लोगों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, पंजाब में नहीं घुस पाएंगे। आम आदमी पार्टी भले ही ऑल इज वेल कह रही हो या फिलहाल पंजाब में सरकार स्थिर हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता रिटेन करने की चुनौती बढ़ गई है। साल 2022 में जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, उसमें बड़ी भूमिका राघव चड्ढा और संदीप पाठक की रही, जो बीजेपी का दामन थामने वाले 7 बागियों में प्रमुख चेहरे हैं। साल 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव की ये तस्वीरें हैं, जब पंजाब विधानसभा चुनाव में राघव चड्ढा ने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी। रोड शो में वो अरविंद केजरीवाल के साए की तरह नजर आ रहे थे। जहां अकेले रोड शो कर रहे थे, वहां भी जमकर भीड़ जुट रही थी।
2022 पंजाब चुनाव में राघव चड्ढा पंजाब में आपके सह प्रभारी थे। माना जाता है कि उनकी सहमति पर ही उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर लगती थी। जिस शख्स से वो मीटिंग करते नजर आते थे, अगले दिन उसकी टिकट फाइनल हो जाती थी। यानी कई मौजूदा विधायकों से उनके अच्छे संबंध हैं। आम आदमी पार्टी अब एक ऐसे गलत रास्ते पर चल रही है जिससे कोई अपना नाता नहीं रखना चाहता। इसी के चलते एक एक करके तमाम लीडर्स ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। 7 सांसद मिलकर आम आदमी पार्टी को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में जा चुकी है। 2022 में फ्रंट सीट पर राघव थे, लेकिन बैक सीट से संदीप पाठक भी बड़ी भूमिका निभा रहे थे, जो तब प्रभारी थे। नतीजों के बाद उन्हें पंजाब में जीत का चाणक्य भी माना गया। संदीप पाठक संगठन के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। पंजाब चुनाव की पूरी रणनीति उन्होंने ही बुनी थी। चुनावी योजनाओं के जमीन पर उतारने में कठोर हैं। आंकड़े, सर्वे और प्रबंधन में उन्हें महारत हासिल है। यानी राघव चड्ढा और संदीप पाठक भले ही जननेता ना हो, लेकिन रणनीतिकार के तौर पर दोनों ने अपने आप को साबित किया है। यही वजह है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों को अपने खेमे में लेकर बीजेपी फूले नहीं समा रही। वहीं बीजेपी के विरोधी केजरीवाल से हमदर्दी जता रहे हैं। जिन्होंने साथ चल के आंदोलन का हिस्सा बन के पार्टी को खड़ा किया हो, अगर वो व्यक्ति पार्टी छोड़ने का निर्णय लेता है तो इसका मतलब कि वो पार्टी अपने रास्ते से भटक चुकी है और दूर जा चुकी है सिद्धांतों से। इससे पहले भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने और कुछ स्वार्थी लोगों ने कुछ लालच के अंदर हमें भी छोड़ा था। अब आप पार्टी और हम एक ही टीम में आ गए हैं। हमारे लोगों ने भी धोखा दिया, उनके लोगों ने भी उन्हें धोखा दिया। यानी पंजाब की सियासी खलबली ने आगामी विधानसभा चुनाव का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के कमजोर होने में कांग्रेस सत्ता का ख्वाब संजो रही है, तो बीजेपी भी पंजाब में सियासी जमीन मजबूत कर रही है। बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। बाकी बची 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सेकंड फेज की वोटिंग से पहले बंगाल के चुनाव प्रचार में एक दिलचस्प मोड़ आया है। मोड़ यह कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांग्ला के साथ साथ हिंदी में भी बीजेपी के खिलाफ अटैक कर रही हैं। खासतौर पर ममता बनर्जी के हिंदी वाले हमले के टारगेट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो बंगाल में टीएमसी के खिलाफ काफी आक्रामक हैं। लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं और ग्राउंड पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ममता को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने सेकंड फेज से पहले बीजेपी के खिलाफ प्रचार का अंदाज क्यों बदला है? कहीं इसमें कांग्रेस के लिए कोई सियासी संकेत तो नहीं छिपा है? पहले चरण के मतदान ने ये पक्का कर दिया है, कई जिलों में टीएमसी का खाता भी नहीं खुलेगा। सभी लोग विजय के संकल्प का मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम। आज इसी के लिए मीटिंग किया। बोलता है इलेक्शन के बाद में सबको झुला देंगे, हम बोलता है तुमको चुला देंगे। तो जैसा वार होगा वैसा ही पलटवार होगा। विरोधी अगर बांग्ला में जुबानी बम गिराएंगे तो बांग्ला में जवाब पाएंगे। अगर हिंदी में जुबानी हमला होगा तो पलटवार भी हिंदी में ही होगा। यह है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का चुनावी फॉर्मूला। सेकंड फेज की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने अपने प्रचार की रणनीति को नया टर्न दिया है। टर्न ये कि ममता बनर्जी बीजेपी नेताओं के हमले का जवाब हिंदी में दे रही हैं। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से लगातार ममता बनर्जी को घेर रहे हैं, अब ममता बनर्जी भी उसी भाषा में उन्हें जवाब दे रही हैं। कमल फूल की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी और मैं आपको वादा करता हूं 4 मई को वर्धमान का सीता भोग नरेंद्र मोदी जी को खिलाकर
हम उनका मुंह मीठा करने वाले। आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा वो काल हो गया। और जो बाकी है काल 100 का माफी कम जीत गया। आप बाकी जो है आप लोगों को करना है। 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ काफी आक्रामक हैं, क्योंकि अमित शाह बंगाल में जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और सिंडिकेट जैसे मुद्दों को लेकर अटैक कर रही हैं। ममता बनर्जी जवाब दे रही हैं कि बीजेपी की जबरन बंगाल को कब्जाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। लोगों का वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करते हैं उसको अब टिकट देता है, और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने जो हुगली नदी में नौका विहार किया, बंगाल की संस्कृति को लेकर मतदाता को मैसेज देने की कोशिश की, साथ ही हुगली या गंगा के जरिए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का जो संदेश दिया, ममता बनर्जी ने इस पर भी हिंदी में ही पलटवार किया। ममता बनर्जी गंगा तक नहीं रुकी, बल्कि यमुना के प्रदूषण को भी मुद्दा बनाकर बीजेपी को टारगेट किया। दिल्ली यमुना कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं, और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि ममता बनर्जी का हिंदी में बयान देना कोई नई बात है, लेकिन अचानक हिंदी के बयानों की फ्रीक्वेंसी में तेजी आई है, जो कुछ बड़े संकेत दे रही है। जैसे ममता बनर्जी की कोशिश अपनी बातों को एक बड़े वर्ग तक पहुंचाने की है, जो हिंदी भाषा में बोलकर ही संभव है। दूसरा, ममता बनर्जी बीजेपी पर भी इसलिए हिंदी में हमले तेज कर रही हैं, क्योंकि बीजेपी उन्हें हिंदू धर्म का विरोधी बताती है, उनके हिंदी प्रेम पर भी सवाल उठाती है। ममता दीदी कभी कभी हमारे हिंदू को भी भूल जाते हैं, और बंगाल में हम लोग हैं ये बात भी ममता दीदी कभी कभी भूल जाते हैं। माइक लेते हैं, दाहिने तरफ जाते हैं बोलते हैं इंशाअल्लाह, और बायां तरफ जाते हैं बोलते हैं खुदा हाफिज। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता को माँ, माटी और मानुष के नाम पर पूरी तरह से ठगा गया, अब इस मिट्टी में माँ के साथ जो अपमान हुआ उसका बदला पश्चिम बंगाल की जनता लेने जा रही है। अब हर तरफ एक ही आवाज है, कमल खिलाना है। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि इसमें बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी एक मैसेज है, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग के दिन राहुल गांधी ने एक वीडियो बयान जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। इसके जरिए राहुल गांधी ने ये संदेश देने की कोशिश की कि देश में बीजेपी को टक्कर देने वाली सिर्फ एक पार्टी है। यही मैसेज राहुल गांधी हर रैली से देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के साथ साथ ममता बनर्जी को भी घेर रही है। तो नरेंद्र मोदी की पार्टी करती है, उनके एमएलए, उनके एमपी महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, और यहां पे बंगाल में आरजी कार रेप एंड मर्डर केस हुआ। जिन्होंने ये काम किया, सरकार ने उनकी रक्षा की। शायद अब हिंदी में बीजेपी को घेरकर ममता बनर्जी कांग्रेस को दिखाना चाहती हैं कि वो बीजेपी के लिए कांग्रेस से बड़ी चुनौती हैं, न सिर्फ बंगाल में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी, चाहे वो धर्म की राजनीति हो या फिर भाषा की। कि बंगाल को उसकी पहचान के लिए मोहताज करने वालों के सामने यह पहचान का संकट हमें खड़ा करना है। बहनों और भाइयों, बंगाल को उसकी पुनर्प्रतिष्ठा दिलानी है। बंगाल को फिर से विकास के पथ पर अग्रसर करना है। फिलहाल इस बार ममता बनर्जी के लिए चुनौती काफी कड़ी है, इसलिए वो किसी भी मोर्चे पर बीजेपी को मात देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बंगाल के चुनाव प्रचार में टीएमसी सांसद सायोनी घोष काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। प्रचार के दौरान सायोनी गाने गाती हैं, शेर व शायरी के जरिए जनता से संवाद करती हैं और प्रचार के अपने इसी अंदाज से वो वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं।
सायोनी घोष को युवाओं के बीच काफी लोकप्रियता मिल रही है। सायोनी घोष से कोलकाता की भवानीपुर सीट पर एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। भवानीपुर सीट पर सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला है। इस बातचीत में सायोनी ने प्रचार के अपने अनोखे अंदाज और बीजेपी से मिल रही चुनौती पर खुलकर जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण से पहले किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर जरा गौर कीजिए। भवानीपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ममता बनर्जी यहां से ताल ठोक रही हैं। उनका ये टर्फ है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये उन्हीं का इलाका है और यहाँ भी शुभेंदु अधिकारी उनको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है? देखिए, यहाँ पर एक पैदल यात्रा निकलनी है, यहाँ कुछ नेताओं का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ आसपास वो लोग जो बहुत कई सालों से अपनी दुकान चला रहे हैं वो मुझे दिखे, जिनसे मैं बात करना चाह रही हूँ। पाजी की ना थोड़ा बलविंदर सिंह कितों हो तुसी? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਤੋਂ। बंगाली भी बोल लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल। एक लाइन जरा बंगाली की बोल का माहौल है? या ममता बनर्जी ऑब्वियसली। क्या वजह है? बहुत अच्छी काम भी कर रही है और ऑब्वियसली युवाओं को भी पसंद होते जा रही है धीरे धीरे ममता बनर्जी। लेकिन इस माहौल को और ज्यादा गरमाने के लिए सायोनी घोष की एंट्री भी यहाँ हो गई है। सायोनी जी, एक फायर ब्रांड नेता, आपकी जो वीडियोस हैं जमकर इस वक्त वायरल हो रहे हैं, जैसे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को घेर रही हैं उस पर सबकी नजर है। बस ये ममता बनर्जी का जादू है बंगाल में जो चलता है। हम लोग तो बस सैनिक है, उनके वर्कर्स हैं, बाकी सब जलवा उन्हीं का है। बीजेपी तो बड़ी गदगद है, कह रही है जो पोलिंग परसेंटेज इस बार आया है वो तो उनके फेवर में रहे। ये तो वो दावा करेंगी, दे कांट शो देमसेल्व्स टू बी अंडर कॉन्फिडेंट, राइट? सो अब अगर प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री सारे यहाँ पे बैठ के झंडे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। बंगाल की धरती ममता बनर्जी की धरती है। आप जिस तरीके से प्रचार कर रही हैं उसकी इतनी तारीफ हो रही है क्योंकि आप शेरो शायरी कर रही हैं, आप गाने गा रही हैं और प्रतिद्वंदियों को जैसे घेर रही हैं, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। तो अब बीजेपी आपके लिए जाने वाली है, तो बीजेपी के लिए कोई गाना नहीं? कोई बात है। अब देखिए, हम लोग 365 डेज रहते हैं मैदान में, काम करते हैं तो थोड़ा नयापन आता है तो अच्छा लगता है सबको। एंड द पीपल ऑफ बंगाल आर वेरी वाइब्रेंट एंड कलरफुल, सो वी लाइक टू कीप आवर कैंपेन दैट वे। आपकी शायरी से भी बहुत ज्यादा आपकी चर्चा चल रही है, जैसे आप शेर सुना रही हैं और प्रतिद्वंदियों को इररिलेवेंट क्वेश्चंस, अभी सिर्फ काम। अब अच्छा, चलिए आप इस पे बताइए कि जो आप लोगों ने राज्य में महिलाओं के लिए वादे किए हैं, क्या वो पूरे हुए हैं? क्या वो वोटों में तब्दील हो? वो आप लोगों से पूछिए। हमारी अपना ढिंडोरा तो हम खुद नहीं पीट सकते, पर लोग खुश है ममता बनर्जी के काम से, उसका मैंडेट दिखेगा। आखिर में आप लोगों पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो है अब वो एंटी नेशनल नारे लग रहे हैं, ऐसे आरोप भी खुद भ्रष्टाचार के माउंटेन के टॉप पे बैठी हुई है, वो हमको ज्ञान न दे। और जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बोलने की हैसियत ऐसे लोगों को नहीं है जिनके खुद के पास कोई डिग्री ना हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सायोनी घोष को आप सुन रहे थे जो यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए निकली हुई है। मंच से तो खूब शायरी सुना रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल शायरी के मूड में थी नहीं। अभी उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, हम तो 365 दिन जमीन पर रहने वाले लोग हैं। बीजेपी के नेता भले ही चुनाव में यहाँ आकर डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन उसका कोई भी जमीन पर असर दिखने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।